हेलो एवरीवन। ये हमारा थर्ड वीडियो है ईएसआई का। इसके अंदर हम लोग अगेन 4 क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो नाबार्ड ग्रेड ए मेंस के लिए ईएसआई सिलेबस का पार्ट है। देखते हैं कि कैसे उनके अंदर क्या क्वेश्चंस है, क्या पूछा गया है, किस तरह से हमें अपना आंसर फ्रेम करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये 9th क्वेश्चन है। यहाँ बात हो रही है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव emerged एज अ की एजेंट फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वुमेन सेंट्रिक एसएचजीज की बात हो रही है। एनालाइज देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे, गवर्नमेंट से उन्हें क्या एड मिल रही है, क्या इंटरवेंशन मिल रही है, और उसकी हेल्प से इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट में क्या चेंज आ रहा है या क्या किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। देखते हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या करना है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिफाइन करना है ग्रास रूट मेंबर बेस्ड फाइनेंशियल कलेक्टिव्स की तरह। उनका रोल बताना है इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन। जैसे मैंने आपको लिज्जत पापड़ का एक बताया था, लिज्जत पापड़ जैसे और मैं आपको कुछ नाम इसमें बता दूंगा जो आपको, जो मतलब कुछ फेमस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके बारे में। देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बताना है कि वो कैसे माइक्रो एंटरप्राइज लगा के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से क्रेडिट एक्सेस से इनकम जनरेशन होता है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हम इनकम जनरेशन बताएंगे और कैसे सेविंग्स बिहेवियर एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है उनके अंदर। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अंदर में सोशल एम्पावरमेंट बताना है, जब वो इस तरह के काम करेंगे तो उनके लीडरशिप स्किल्स उनकी डेवलप होगी, डिसीजन मेकिंग उनके अंदर आता है और कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बनती है ना। देन वी मेंशन देयर इंक्रीज सोशल कैपिटल एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फिर जो गवर्नमेंट के सपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, एनआरएलएम हो गया, बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सिडबी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स कराता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, नाबार्ड कराता है, वो हम लोग यहाँ डालेंगे। एंड आफ्टर दैट we'll explain how institutional support strengthens sustainability and scales of SHGs। institutional support कौन सा, ये जो ऊपर हमने डिस्कस करा है। इसके बाद हम women SHGs को इंक्लूसिव जेंडर रेस्पॉन्सिवनेस और इक्विटेबल ग्रोथ के साथ डिस्कस करेंगे और कंक्लूड करेंगे विद देयर रोल इन लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट। सुनने में जितना इजी लग रहा है, लिखने में उतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आप लोग अपना हर एक पॉइंट का मेरे को बताइए, ये आंसर बताइए अलग से, स्पेसिफिकली ये आंसर बताइए, स्पेसिफिकली ये आंसर बताइए। छोटे छोटे आंसर्स मिला के आप लोग दीजिए, ग्रुप में हम लोग करेंगे, हमारा इंप्रूवमेंट होगा। फर्दर मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसके रेडीमेड टेलर मेड आंसर्स दूंगा अलग अलग तरीके से। तो क्या लिखना है, कंटेंट आप लोगों के पास आ जाएगा, लिखने की समझ आप लोगों की और इंप्रूव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Nutrition outcomes in India depend not only on food availability but also on social behavior factors. Discuss in context of recent nutrition focused schemes. अब इसके अंदर आ गया डायरेक्टली आपसे स्कीम्स पूछ ली गई है रिसेंटली न्यूट्रिशन की, किस तरह से सवाल का आंसर करना है। सबसे पहले न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बताएंगे, मल्टी डायमेंशनल नेचर बताएंगे कि बियॉन्ड फूड अवेलेबिलिटी क्या होता है। फिर उसके अंदर जो परसिस्टेंट मेल न्यूट्रिशन चैलेंजेस हैं इंडिया में वो बताना है। फिर नॉन फूड डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हम सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एक्सेस, मैटरनल केयर, ये सब बताएंगे। ठीक है, फिर इसके लिए बिहेवियरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, अवेयरनेस ग्रैप्स क्या हैं, सोशल फैक्टर्स जो न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें डालनी है, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, PMMY। ये मुद्रा योजना नहीं है, मातृत्व योजना है ना। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं उसे, तो यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आएगा, नहीं सॉरी, वो पोषण अभियान को बोलते हैं। ये क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग। देन जो न्यूट्रिशन फोकस स्कीम्स है, पोषण अभियान है, ICDS है, PM पोषण है, SBM है, किसके अंदर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी स्कीम्स हम यहाँ पर डाल देंगे। वहां से हम बताएंगे कन्वर्जन बिटवीन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। अगर हमारे स्कीम्स की नॉलेज है हमें, ये 8-10 मिनिस्ट्रीज जो मेजर मेजर मैंने आपको बताई हैं उन्हीं से ये सारे सवाल बन रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें चैलेंजेस बताएंगे, चैलेंजेस क्या क्या हैं, सर्विस डिलीवरी के, मॉनिटरिंग के लिए, लास्ट माइल आउटरीच के, ये हमारे चैलेंजेस भी हैं इसके अंदर, ये वाले चैलेंजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन गैप्स होते हैं, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स काम करेंगे एक साथ तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी आएंगे, वही सब हमें राइटिंग में यहाँ देना है। फिर कंक्लूजन के लिए बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन पे हम लोग डील करेंगे, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस की हम लोग बात करेंगे, और एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन सेंट्रल डेवलपमेंट अप्रोच की हमें नीड है, उसके साथ में हम कंक्लूड कर देंगे। क्या लिखना है अगेन वो आप लोगों को मेरे थ्रू मिलेगा।
कैसे लिखना है वो मेरे थ्रू मिलेगा, बट आप लोगों को अपना इनपुट भी मेरे को प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए, अपनी तरफ से भी मेरे को उसमें कुछ हेल्प करिए कि हम लोग मिलकर होलिस्टिक वे में अपने ग्रुप में एक्सेस कर पाए अलग अलग थॉट्स को। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि सवाल आ रहा है, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज रिफ्लेक्ट बोथ डिस्ट्रेस एंड एस्पिरेशन। माइग्रेशन पे पार्ट आ गया, माइग्रेशन पे अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे पास। रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में जा रही है। एग्जामिन इट्स कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट। कॉजेज सबसे बड़ा तो यही है कि वहाँ पे जॉब्स की दिक्कतें हैं, वहाँ पे लाइवलीहुड की लोगों को दिक्कत हो रही है, वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा तो एक फैक्टर यही हो गया, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और अगर रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में आती जाएगी तो रूरल एरियाज को डेवलप कौन करेगा? डेवलप तो तभी होगा ना जब वहाँ पे स्किल्ड लोग होंगे। वो लोग अर्बन एरियाज में आ जाएंगे तो रूरल में तो कुछ बचेगा ही नहीं डेवलपमेंट के लिए। वो हम लोग देखेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या थॉट्स हैं हमारे पास इसमें। सबसे पहले रूरल अर्बन माइग्रेशन को बताएंगे क्या आता है ना। फिर इसका जो डुअल नेचर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो बताएंगे। फिर इसके बाद जो हमारे पुश पुल फैक्टर्स, मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है रूरल डेवलपमेंट, नहीं अभी नहीं दी, पंचायती राज की दी है। जब माइग्रेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे पुश पुल फैक्टर्स होते हैं। पुश पुल फैक्टर्स को मेंशन करते हुए देखेंगे कि कैसे माइग्रेशन डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं। इस तरह से हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर डिस्ट्रेस ड्रिवन माइग्रेशन की बात करेंगे। एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है। फिर सीजनल एंड डिस्ट्रेस माइग्रेशन पैटर्न्स होता है कि लोग आधे टाइम शहरों में जाके काम करते हैं, फिर खेती के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे वापस अपने गांव चले जाते हैं, तो उनकी भागदौड़ लगी हुई है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन एस्पिरेशन ड्रिवन माइग्रेशन, माइग्रेशन मोटिवेटेड बाय एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, हाईलाइटिंग द राइजिंग एप्लीकेशन अमंग रूरल यूथ। भाई गांव में आपके पास है, रूरल इंटीरियर एरियाज में आपको एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, जॉब ऑप्शंस हैं ही नहीं हमारे पास, या फिर शहरों में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं, तो ये गैप भी तो हमें कम करना है। बट अगर ये सब लोग हमारे रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरियाज में आते जाएंगे तो रूरल डेवलपमेंट पे क्या इंप्लीकेशन होगा? लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, एजिंग पॉपुलेशन है, बुढ़े बुढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे, डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाएंगे विलेज में। देन सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हमें मैनेज करना पड़ेगा, जैसे इससे एग्रीकल्चर पर और फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी तो रूरल डेवलपमेंट का इम्प्लीकेशन हम बता पाएंगे कि कैसे रूरल डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है ये। देन इसे कंक्लूड कैसे करेंगे? हम ये बताएंगे कैसे हमें रूरल लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करना है, लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर होना चाहिए, एंड देन वी कंक्लूड विद बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज टू मैनेज माइग्रेशन सस्टेनेबली। ऐसा नहीं कि माइग्रेशन ना हो, माइग्रेशन होगा, इतना बुरा भी नहीं है अगर थोड़ा थोड़ा होता है तो, बट देन इट शुड बी बोथ डायरेक्शन, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। मोर ओवर इसकी सस्टेनेबिलिटी हमें मेंटेन रखनी होगी कि रूरल आउटपुट, जो एग्रेरियन आउटपुट है या एग्रीकल्चरल आउटपुट है, वो हमारा अफेक्ट ना हो माइग्रेशन की वजह से। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। डिजिटल गवर्नेंस हैज द पोटेंशियल टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी इन रूरल एरियाज, क्रिटिकली असेस इट्स रोल व्हाइल हाईलाइटिंग की चैलेंजेस। अब यहाँ पे डिजिटल गवर्नेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये कहते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस की हेल्प से रूरल एरियाज में सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो सकती है, उसमें हमें रोल बताना है। तो देखते हैं इसके अंदर हम लोग किस तरह से बात करेंगे। हमने स्पेसिफिकली इसमें डिजिटल गवर्नेंस की बात करनी है। चलिए, सबसे पहले बताएंगे डिजिटल गवर्नेंस क्या होती है, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या है डिजिटल गवर्नेंस? पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए यूज होती है। दूसरा, रूरल इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इसका कितना रेलेवेंस है। चीज़ें अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट वे में होती है, स्पेशली रूरल सेक्टर में, आप करप्शन को रोकते हो, आप बीच में जो लोग कमीशन लेते हैं उनको रोकते हो, इस तरह से हम बताएंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आता है डीबीटी में। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डीबीटी हमारा कितना इजी हो रहा है, डायरेक्ट आधार का यूज़ करके हमारे अकाउंट में पैसा आता है। ई गवर्नेंस पोर्टल के बारे में बताएंगे, जैसे एक पोर्टल होता है ई नाम नेशनल, है ना, इसके बारे में बताएंगे। जो हमारे डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसकी बात करेंगे। देन जो इम्प्रूव्ड एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई है फॉर रूरल सिटीजन्स, अब उन्हें पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता तो फॉर्म भरने के लिए दूर शहर में नहीं जाना होता। आरटीओ में कुछ अप्लाई करना होता तो प्राइमरी फॉर्म भरने के लिए उन्हें दूर शहर में नहीं जाना होता।
तो ये सारे इस तरह की कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सर्विसेज क्या-क्या हैं एंड थ्रू आउट द टाइम ये करंट अफेयर्स में आपने पीछे पढ़ा होगा। बेनिफिट्स पढ़ेंगे डिजिटल गवर्नेंस के, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिडक्शन इन लीकेजेस थ्रू टेक्नोलॉजी। देखेंगे एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फास्टर सर्विस डिलीवरी हो रही है। फिर चैलेंजेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, इसके चैलेंजेस क्या हैं। डिजिटल डिवाइड, पुअर कनेक्टिविटी, लो डिजिटल लिटरेसी। इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, ट्रस्ट कंसर्न्स है रूरल यूज़र में। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, ओटीपी वाले स्कैम्स होते हैं, या फिर डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ें हो गई हैं, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। देन वी विल स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, डिजिटल लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर। एंड विल एट द एंड कंक्लूड विद पीपल सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस। क्लियर है? ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल सा है। क्या लिखना है वो इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है। लिखने का कंटेंट आपको मैं दूंगा, बाकी आप लोग खुद से भी अवेलेबल करेंगे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतने ही करेंगे, 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो के थ्रू करेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो सीरीज जिसमें हमने ईएसआई के 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करा। अगर आप लोगों को ये वीडियो डिस्क्रिप्टिव की आंसर एल्गोरिदम जो मैंने बनाई है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे पास टेलीग्राम चैनल पे इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का हैंडल है। यहाँ पर हम लोग इनके प्रॉपर आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर कुछ इनपुट देंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।